हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस आ रही है और आज हम बात करेंगे आवेशों के वितरण में रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। साथ में बच्चों जो स्थिर वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें समानता और असमानता के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है बच्चों कि यदि आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है ना, तो क्रम से जरूर लेक्चर देखना चाहिए। इसलिए मैंने बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट बना दिया हूं। देखो, पुराना वीडियो भी जो बच्चा देख रहा है तो उसका भी तैयारी उतना ही होगा जो नए वीडियो लेक्चर से आ रहे हैं। तो ये आप परेशान मत होना कि सर हम पहले पुराने प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हमारा तैयारी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल प्रॉपर हो पाएगा। आप लोग नोट्स बनाते चलें, बढ़िया खुद से भी नोट्स बनाएं। यदि आप लोगों ने शिव सर का नोट्स लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आगे भी आप ले सकते हैं और आप लोग खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, किसी बच्चों को यदि लगता है कि भैया नोट्स लेना चाहिए तो हमारा पर्सनल नंबर है, आप लोग नोट डाउन कर लो। जिन बच्चों को नोट्स लेना है उनकी बात कर रहा हूँ, 96 85 29 91 49। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, 96 85 29 91 49। और एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र कितना लगता है, 100 रुपए। अब देखो बच्चों, यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए और बढ़िया ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, तो बेहतर आपको मिल जाएगा, आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करें। आज का हम बात करें बच्चों क्लास 12 फिजिक्स में आवेशों का वितरण। आवेश का वितरण क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने, है ना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया तो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ये सबको पता है। आवेश का उत्पन्न होना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चला गया है तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धन आवेश और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत धारा, और नहीं पढ़े हैं क्लास 10th में तो भी 12th में भी पढ़ोगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक गया तो आवेश का विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो गया, तो आवेश बह रहा है। वास्तविक रूप से उस आवेश के बहने का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉन निकल करके आगे बढ़ा तो आवेश यहां उत्पन्न हो गया प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज उत्पन्न होते गया और लोगों का कहना यही है कि आवेश प्रवाह की दर को समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, यानी कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है, वही बच्चों विद्युत धारा होती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, किसी भी पृष्ठ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, किसी भी पदार्थ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो कहीं ना कहीं सब पर आवेश उत्पन्न हो सकता है और आवेश का प्रवाह होता है। तो उसी आधार पर इस आवेश के प्रवाह को, है ना, वितरण के नाम पे जाना जाता है। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और बच्चों आप लोगों का आयतन आवेश वितरण। जैसे प्यारे बच्चों एक चालक तार है, जैसे मान लीजिए माइक है, ये चालक तार है, कहीं ना कहीं इसमें भी ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। हम बोल रहे हैं, ये साउंड को यांत्रिक में बदल रहा है, ले जाकर के बच्चों फिर से कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इसमें भी एक प्रकार की करंट फ्लो हो रही है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एक चालक तार में जब प्रवाहित होने लग जाए तो आवेश एक इनमें भी उत्पन्न होगा और आवेश बहेगा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को कभी परिभाषा ही नहीं दिया गया, जबकि वास्तविक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, जिनको धक्का देने पर वो वहां से चले गए तो वहां पे आवेश उत्पन्न हो गया। यही आवेश प्रवाह है बच्चों। जैसे यहां पर मान लीजिए कुर्सी में एक व्यक्ति बैठा, पीछे से कोई धक्का मारा, कुर्सी से कट चला गया, भैया कुर्सी एक धन आवेश हो गया, क्योंकि वहां से व्यक्ति ने उठकर चला गया। तो जब उस पर आवेश आ गया बच्चों, फिर अगला व्यक्ति आएगा तो पीछे का आवेश खाली होगा, फिर वो ऐसे क्रम में चलता जाएगा। मतलब क्रम से बैठे हैं, आगे व्यक्ति जाता जाएगा, पीछे खाली होता जाएगा, वही आवेश प्रवाह है। भाई कुर्सी में लगातार व्यक्ति बैठे हैं, आगे वाला व्यक्ति आगे गया, फिर पीछे वाला आगे गया, इस तरीके से कुर्सी खाली होते होते पीछे तक पहुंच गए ना, तो आवेश बहता हुआ पीछे तक आ गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए आवेश पीछे की ओर आता गया, और इसी आवेश प्रवाह की दर इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश चलता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उठकर इधर चला गया तो इधर प्लस आवेश आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्लस आवेश पीछे चला गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे कई सारे डब्बे हैं, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा तो फिर इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ये क्रम पीछे की ओर चलता जाएगा, आवेश बह रहा होता है और इसी आवेश प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जब एक चालक तार में आवेश बह रहा होता बच्चों, एक सीधे चालक तार पर, जैसे मान लीजिए यहां पर एक चालक तार ले लेता हूं, एक चालक तार है, इसमें प्लस आवेश, ठीक है क्या बच्चों, एक प्लस आवेश। यहां पे एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं, डीएल लंबाई,
तो जब आवेश किसी चालक तार पर समान रूप से निरंतर प्रवाहित हो रहा हो तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। और प्यारे बच्चों, यदि एकांक लंबाई में जितना आवेश बह रहा हो, मान लीजिए एकांक लंबाई में, हम इसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, एकांक लंबाई में अल्प आवेश dq प्रवाहित हो रहा हो बच्चों, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। रैखिक मतलब एक सरल रेखा में धारा बह रहा है, आवेश कितना उपस्थित है बच्चों, डेंसिटी मतलब अल्प मात्रा में कितना उपस्थित है। घनत्व का मतलब क्या होता है, एकांक एक निश्चित क्षेत्र पे कितना उपस्थित। जैसे मान लीजिए आप लोग एक विद्यालय में बैठते हो, ठीक है, तो आप लोग 10 लोग बैठते हो, वहीं पे 15 व्यक्ति आ जाए तो घनत्व बढ़ जाता है, वहीं पे 5 व्यक्ति बस रहे, 10 में 5 ही आए तो फिर घनत्व कम हो जाता है। तो ये घनत्व का मतलब एक निश्चित एरिया में कितना पदार्थ उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान की मात्रा उपस्थित है। लेकिन यहाँ चार्ज को लेकर चल रहा है तो एक निश्चित लंबाई पे कितना चार्ज उपस्थित है, वो चार्ज का घनत्व हो जाएगा। तो एक जब भाई देखो, आवेश का वितरण सरल रेखा पर भी हो सकता है, किसी सतह के पृष्ठ पर भी हो सकता है, यानी कोई पदार्थ उसके पृष्ठ पर, किसी पदार्थ के पूरे अंदर बाहर हर जगह हो सकता है बच्चों। तो जब आवेश किसी सरल रेखा पर या किसी चालक तार या रेखीय चालक पर निरंतर रूप से बह रहा होता है, जा रहा होता है, तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहेंगे बच्चों। वहीं पे जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो रहा हो तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। वहीं पे जब किसी पदार्थ के संपूर्ण भाग पर आवेश का वितरण हो, समान रूप से वितरण हो रहा हो, उसे हम आयतन आवेश का वितरण कहते हैं। और इसी से बनता बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ना, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको पढ़ना है। जो एनसीईआरटी कहता है, जितना एनसीईआरटी कहता है उतना आप लोग पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। ज्यादा मैं कभी कहूंगा ही नहीं भाई, ज्यादा मैं हम सोचते भी नहीं कि बच्चा भटकता रहे, उतना ही पढ़े जितना काम आ जाए, ठीक है, उतना ही पढ़े जितना काम आ जाए। ओके, चलिए, यदि इसका इकाई हम बोले तो इकाई तो आसानी से कोई बच्चा बता सकता है। इकाई बता दो रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय आवेश घनत्व का। तो आप लोग कहोगे सर आवेश का होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम, और लंबाई का होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। क्या होता है बच्चों, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। यहां से यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए रैखिक आवेश घनत्व दिया है और हमें उस पर आवेश की वैल्यू निकालनी है, तो इससे एक फार्मूला जनरेट होगा। यदि आवेश निकालना है, रैखिक आवेश घनत्व दिया है बच्चों, तो ये आपका कितने लंबाई पर वो बह रहा है इसका मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आवेश निकल कर आ जाएगा। रैखिक आवेश घनत्व है, बस चालक तार की लंबाई पता होनी चाहिए, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना है। भाई कितने लंबाई में से हो रहा है, एकांक लंबाई का दिया है तो कितने लंबाई में हो रहा है उसका मान हम निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो फिलहाल इतना, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पर आप लोग एक परीक्षण आवेश ले लो, मान के चलते हैं इसकी दूरी r है, ठीक है, और एक सरल रेखा लेते तो और अच्छा रहता है ना। चित्र बनाना यदि तो फिर बोलो सर चित्र से नंबर नहीं कटना चाहिए। चलो यहां पर हम परीक्षण आवेश लेते हैं, दूरी r ले लेते हैं। इस चालक तार की टोटल लंबाई l है, अल्पांश की लंबाई dl है। यहाँ पे जो आवेश है बच्चों अल्प चार्ज है डेल्टा dq, ठीक है, ऐसा। क्लियर, चलो बाबूजी, तो ये रैखिक आवेश वितरण हो गया। अब हमने एक बोला कि बच्चों आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो रहा हो, जरूरी नहीं रहता कि केवल सरल रेखा पर ही होगा, ठीक है। जब आवेश का वितरण किसी चालक तार पर समान रूप से होता रहता है, ठीक है, समान रूप से होता है। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ ले लो बच्चों, आप लोग कोई भी पृष्ठ आप ले सकते हो। यहां पर एक पृष्ठ है, मान लो ये, ठीक है, यहां पे एक अल्पांश है, r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट, और इस पे प्लस चार्ज हर जगह समान रूप से वितरित है। एक पृष्ठ है बच्चों, एक पृष्ठ है, और ये अल्पांश एक छोटा सा पृष्ठ है, एक छोटा सा पृष्ठ, एक छोटा सा पृष्ठ ले लो यहां पर अल्पांश, यानी अल्प पृष्ठ, ठीक है। अब देखो आवेश का वितरण तो सब पता चल गया कि किसी चालक तार के केवल पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित हो रहा हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। और जब उसके एकांक पृष्ठ पर बच्चों, जब उसके एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा हम निकालते हैं तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। और इसको कहते हैं एकांक पृष्ठ, यानी एक निश्चित पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इसकी इकाई कैसे निकलेगा बच्चों, इसकी इकाई बताओ आप लोग। तो इसकी इकाई निकालने के लिए देखो आवेश का होता है कूलाम, आवेश का होता है कूलाम,
और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी एकांक एरिया पर कितना आवेश है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। कुछ भी नहीं बच्चों, एक एक मिनट का खेल है ये सब। मैं तो इतना लंबा चौड़ा इसलिए क्योंकि आपके मन में फिट हो जाए कि भाई मैं आवेश का वितरण कर रहा हूं, एक सरल रेखा पर हो रहा है, एक चालक तार पर हो रहा हूं, तो रैखिक आवेश वितरण हो गया। यदि कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ये मोबाइल है बच्चों, इसके पृष्ठ पर केवल आवेश वितरण हो रहा हो तो ये आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। लेकिन ये जब उसके पूरे भाग पर आवेश का वितरण हो रहा हो तो आपका आयतन आवेश वितरण हो जाता है। क्या हो जाता है? आयतन आवेश वितरण हो जाता है। आपको इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। इससे मान लीजिए टोटल चार्ज निकालना होगा, यदि टोटल चार्ज, तो पृष्ठीय आवेश वितरण कितना है और कितने एरिया में से होकर जा रहा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसका टोटल चार्ज आ जाएगा। कितना एरिया, अल्पांश है तो अल्पांश के लिए निकल कर आ जाएगा, पूरे भाग का निकालना है तो पूरे भाग का निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चों क्या? पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके बाद अपना आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन का मतलब चालक के केवल पृष्ठ पर नहीं, चालक के अंदर भी आवेश का वितरण हो रहा हो। आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों? पूरे भाग पर। पृष्ठ का मतलब केवल सतह पर, और आयतन मतलब अंदर तक चला जाए। जैसे एक ईटा है, अंदर तक गीला हो जाए तो पूरा आयतन हो जाए, केवल पृष्ठ पर गीला हो गया तो पृष्ठ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक निकाय है हमारे पास और उसके आयतन को भी व्यक्त करना है तो आयतन मतलब अंदर भी पूरा भाग, ये तब आयतन बताएगा कि अंदर भी इसके आवेश का वितरण हो रहा है। बच्चों कहां हो रहा है? अंदर भी आवेश का वितरण हो रहा है, समझ रहे हो? अंदर भी आवेश का वितरण हो रहा है। ठीक, ये लो भाई, ये लो, ठीक है। अंदर भी आवेश का वितरण हो रहा, और एकांक आयतन यहां पर हम ले लेते हैं वैल्यू, बहुत मोटा है रे बबुआ। एकांक आयतन, इसको हम डी वी, ठीक है, आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पूरा हम प्लस क्यू आर चार्ज देते हैं, हर जगह समान रूप से वितरित है चार्ज, हर जगह भैया चार्ज, यहां तक कि अंदर भी चार्ज है। मत सोचना कलर तो अंदर चार्ज नहीं, हर जगह चार्ज छिपा हुआ है, समझ रहे हो? हर जगह चार्ज है, अंदर बाहर हर जगह चार्ज। तो जब आवेश पूरे पदार्थ के अंदर बाहर हर जगह वितरित हो रहा तो वो आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। और इसका आयतन आवेश घनत्व तो क्या कहलाएगा? बोले सर आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। यहाँ पे टोटल यदि आवेश निकालना है तो उसका कैसे निकालोगे? उसका आपका आयतन आवेश घनत्व और टोटल कितने आयतन में से होकर ये आवेश का वितरण हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आवेश निकल आ जाएगा बच्चों। और इकाई की बात करें तो इकाई तो आप आसानी से बता सकते हो। सर इकाई कैसे निकालेंगे? आवेश का होता है कूलाम और आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब मीटर क्यूब। लंबाई को भी मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से, ऊंचाई को भी मीटर से। तो इस तरीके से आपका आवेश का वितरण क्लियर हुआ बच्चों। देखो भाई एनसीईआरटी में जो टॉपिक है उसे आपको छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और अभी बोर्ड एग्जाम के टारगेट में रखते हुए पढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे करके पूरे टॉपिक को आप कवर करते चलो। थोड़ा सा समय लगे बात अलग है, बाकी बच्चों आप लोगों को हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, देखो भाई यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो कूलाम के नियम से आपको पता है दो आवेशों के बीच बल होता है, एक Q1 है और Q2 है। बीच की दूरी बच्चों मैं मान के चलता हूं R है, बीच की दूरी कितनी है? R है, ठीक। अब आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो स्थिर वैद्युत बल होगा। तो यहां पर ये आवेशों के बीच बल लगता है, लेकिन वहीं पे बच्चों यहां पे हम बात करते हैं M1 द्रव्यमान का एक पिंड है और दूसरा बच्चों M2 द्रव्यमान का दूसरा पिंड है, ठीक है, M2 द्रव्यमान का। और बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी जो है बच्चों वो R है। जब इसका फार्मूला जनरेट करते हो तो इसके बीच जो लगने वाला बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दें बच्चों, दोनों को मिला दें तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है।
गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने क्या बताया था, दोनों आवेशों के बीच जो लगने दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान जो परिमाण है बच्चों, द्रव्यमान के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों एक चीज तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में भी सिलेबस है कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में आप समानता बताओ। तो ये दो आवेशों के बीच बल लगता है, तो ये तो भिन्नता हो गई, समानता नहीं है, दो आवेशों के बीच ये असमानता है। और प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो पिंडों के बीच बल लगता है, ये आपका असमानता है। लेकिन यहां पर ये देखने को मिला कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये तो फैक्ट की बात हो गई कि पहला जो समानता हो गया कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये भी बच्चों आपकी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करेगा। दोनों जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्लियर? अब थोड़ा देखो, Q1 Q2 की ओर और Q2 Q1 की ओर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दोनों केंद्र की ओर बल लगाते हैं। दोनों आवेश की बात करें या बच्चों दोनों द्रव्यमान, यहां पे दोनों पिंडों की बात करें, वो दोनों सेंटर की ओर बल लगाते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इसलिए इसे हम केंद्रीय बल कह सकते हैं कि एक प्रकार का केंद्रीय बल होता है, चाहे स्थिर वैद्युत बल हो चाहे आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो बच्चों, ये आपका दोनों को दोनों क्या कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है, केंद्रीय बल। ठीक है, ठीक। तीसरा ये आप लोग बता सकते हो कि पिंड, मान लीजिए पृथ्वी यहां है और सूर्य बहुत दूर है बच्चों, कई लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अट्रैक्ट है, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। इसी कारण से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो बल के ही कारण लगता है। तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी बल लगता है। तो कहने का तात्पर्य जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो निर्वात में भी कार्य करता है। तो बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे स्थिर वैद्युत बल, ये दोनों के दोनों निर्वात में कार्य करते हैं, निर्वात में कार्य करते हैं। तो ये आपका समानता, देखो भाई स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल में समानता असमानता दोनों है, समानता और असमानता दोनों है। तो दोनों चीज आप लोगों को याद करना है। तो तीन आप लोगों को समानता क्लियर हुआ कि भाई व्युत्क्रम वर्ग यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। केंद्रीय बल है क्योंकि सेंटर की ओर फोर्स लगाते हैं, तो ये केंद्रीय बल है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है। निर्वात नहीं, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी ये बल लगाते हैं। और तीसरा एक और समानता होता है बच्चों, संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब ये है कि रास्ते में क्या चीज है इसका मतलब नहीं है, पथ पर कोई निर्भर नहीं करता, ये है ना, इसको पथ से कोई लेना देना नहीं है, पथ सीधा है टेढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। संरक्षी बल वो बल होते हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते। पथ कैसा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच पथ कैसा है, रास्ता कैसा है, उससे मतलब ही नहीं है, बस बल लगाना है बस। ऐसे चार्ज के बीच में कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पथ कैसा, पथ से कोई लेन देन नहीं, रास्ते की आवश्यकता नहीं है। बोले बिना रास्ते हम अपने से बनाकर चलेंगे, वो बल है यहाँ पर बच्चों, और उसे ही संरक्षी बल कहते हैं। तो ये आपका चार समानता। आर स्क्वायर दूरी के दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए व्युत्क्रम बल। ये भी बच्चों दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम बल का नियम। केंद्रीय बल सेंटर की ओर बल लगाते हैं। ठीक है, निर्वात में कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, बिना माध्यम के भी आगे चलेगा, नहीं किसी प्रकार से इसे पथ की जरूरत नहीं होती, इसलिए संरक्षी बल होता है। अंतर आप लोगों को तो पता हो गया कि जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है बच्चों, वो आपके दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। लेकिन वहीं पे गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये किसके बीच लगता है, दो पिंडों के बीच लगता है। अच्छा एक चीज और आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल है कि स्थिर वैद्युत बल प्रबल है। तो मैं कहूंगा जो पास पास आवेश यदि सूर्य पर हो और आवेश पृथ्वी पर हो तो वहां पे आपका स्थिर वैद्युत बल नहीं लगेगा। ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच बल लगता है भाई, एक पदार्थ पे ही कई सारे आवेश हैं उनके बीच बल लगता है, तो वो कहीं ना कहीं जो पास होगा वो प्रबल होगा। तो कहीं ना कहीं यदि हम बोले हैं कि स्थिर वैद्युत बल की बात करें तो बच्चों वो प्रबल बल है, एक प्रकार से स्थिर वैद्युत बल क्या है, प्रबल है। ठीक है, और बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों वो आपका एक दुर्बल है। लेकिन एक चीज यहां पर मैंने जो बताया कि स्थिर वैद्युत बल निर्वात में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात में लगता है, कोई माध्यम ना हो तो भी।
लेकिन इसमें बच्चों यदि स्थिर वैद्युत बल के बीच माध्यम बदल दिया जाए, यहां पे K परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो इसका मान बदल जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है कूलाम के नियम में, परावैद्युतांक में भी आपने पढ़ा कि माध्यम यदि बदल दें तो उसमें बल का मान चेंज हो जाता है। समझ में आया कुछ? फिर समझना। मैं समानता में क्या बताया, व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, ठीक है। केंद्रीय बल है, सेंटर की ओर बल लगाते हैं, ठीक है। निर्वात, निर्वात का मतलब क्या हुआ बच्चों कि बिना कोई माध्यम के भी ये बल लगते हैं, ये भी ठीक है। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, इन्हें पथ की आवश्यकता नहीं होती, कोई रास्ते पर निर्भर नहीं करता, किसी पथ पर निर्भर नहीं करता। असमानता में मैं क्या बताया, ये भैया आवेशों के बीच बल है, ये आपके द्रव्यमान यानी दो पिंडों के बीच बल है। ये जो बल है बच्चों ये एक प्रकार से प्रबल बल होता है और गुरुत्वाकर्षण दुर्बल बल होता है। और एक आप लोग लिखना कि यदि मान लीजिए आवेशों के बीच माध्यम रख दिया जाए, माध्यम, तो बल का मान बदल जाता है। स्थिर वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन बच्चों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पिंडों के बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहां पर परावैद्युतांक सबका अलग अलग होता है और बल का मान बदल जाता है। ये बच्चों आपका, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, लंबा चौड़ा लिखाने में समय लगेगा, बाकी जो बच्चे नोट्स लिए तो उसमें लिखा लिखाया रहता है। क्लियर? आज का यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। देखो भाई, जो टॉपिक बाय टॉपिक हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को झंझट भी ना लगे, छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको क्लासेस में मिलता रहे और आप भी तैयारी करते रहें। नोट्स भी ले लें, बढ़िया नोट्स से भी आपको रिवीजन करने को समय मिलेगा। नोट्स के लिए मात्र कितना चार्ज लगता है, मात्र 100 रुपए। एक बार फिर से मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा 9685 9685 29 91 49, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार और नमस्कार बच्चों। आपके छोटा सा प्यारा सा दिल सा कमेंट का रहता है इंतजार, आप लोग भी प्यार भरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए और थम्स अप करके भाई अटेंडेंस जरूर लगा दो कि भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग एग्री हैं कि सर का क्लास लगातार आता रहे। कुछ बच्चे कहते हैं सर कंटिन्यू आ रहा है, भैया थोड़ा सा आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहे, हमें भी लगे कि यार कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, हम मेहनत जितना करते हैं उसका थोड़ा फल मिल रहा है, तब मजा आता है टीचर को भी पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखें। शिव सर आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट देंगे कि आपको याद रहेगा भैया की क्लासेस में कुछ दम रहती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।